अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंटिंग की। उस तरह की पेरेंटिंग जहाँ पे वालिदैन मौजूद तो हैं और वो बच्चों को खाना पीना और शेल्टर और जो माली ज़रूरियात हैं उससे तो वो तो फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो एक इमोशनल लेवल तरीके से, एक जज्बाती तौर पे बच्चों से कनेक्टेड नहीं है। हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये कब होता है, हाउ डज़ इट लुक लाइक, मतलब किस तरह की इसमें सिचुएशंस नज़र आती हैं, इसका बच्चों के बचपन में क्या असर होता है, बड़े होने के बाद इस पे क्या असर होता है, और जो है वो पेरेंट्स जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब हाउ इज़ इट डिफरेंट, क्या फ़र्क है एक इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट में और एक इमोशनली अवेलेबल पेरेंट में या पेरेंट्स में। और ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा केस है कि आपके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो आप अब जाके उसमें क्या कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो इन कुछ मौज़ूआत पे आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट वो हैं जो आपको खाना पीना रहना पढ़ाई माली ज़रूरियात की जो जो चीज़ें हैं वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं, फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं आपकी इमोशनल या जज्बाती जो आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में। अक्सर पेरेंट्स ये समझते हैं कि बस हमने जो है खिला दिया पिला दिया पढ़ा दिया हमारा काम हो गया, लेकिन एक हर इंसान के कुछ इमोशंस होते हैं, उसके जज्बात होते हैं, उसको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है। और सबसे पहला कनेक्शन जो एक बच्चे के लिए होता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ और उसका बाप। उनके साथ कैसा उसका कनेक्शन है और उस वो एक फाउंडेशन सेट करते हैं बच्चे की इमोशनल वेलबीइंग के लिए, जो कि पूरी ज़िंदगी उसके काम आता है। क्यों ऐसे होता है, मतलब ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहते हैं बच्चों से। एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन नहीं पता उस बच्चे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस वो दिख रहा है सही है, खा पी लिया पढ़ रहा है तो सही है, लेकिन उसकी इमोशंस क्या हैं, क्या वो सोच रहा है, उसके फियर्स क्या हैं, ये चीज़ें नहीं पता पेरेंट्स को। ऐसा क्यों होता है? इसमें एक तो ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद उनके साथ चाइल्डहुड में इस तरह का सेम एक्सपीरियंस हुआ होता है और अननोइंगली वो वही साइकिल रिपीट कर रहे होते हैं। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा मेरे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए अवेलेबल हूँगा इमोशनली। लेकिन कुछ लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो वही पैटर्न वो लोग रिपीट करते हैं। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स में कोई अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से उनमें वो सलाहियत ही नहीं होती कि वो एक बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकें जज्बाती तौर पे। अक्सर ये होता है कि माँ बाप खुद जो हैं बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत उनके साथ मसाइल चल रहे होते हैं, माली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, करियर रिलेटेड जॉब्स के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसमें वो इतने मशगूल होते हैं और इतने ज़्यादा उनकी एनर्जी उसमें जा रही होती है कि उनके पास वो एनर्जी लेवल ही नहीं होता कि बच्चों की इमोशनल नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकें और फुलफ़िल कर सकें। कभी कुछ केसेस में ये भी होता है कि पेरेंट्स किसी एडिक्शन या इस तरह की कोई अब्यूज़ का शिकार होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनके अंदर की वो कैपेसिटी नहीं होती इमोशनली अवेलेबल होने की। अक्सर जो है कल्चरली भी हमने देखा है, स्पेशली साउथ एशिया में, पाकिस्तान इंडिया इन मुल्कों में, कि अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो एक तरह से माशरे में उसका देखा जाता है कि टू सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा जो है बच्चों में मतलब इन्वॉल्व होना जो है थोड़ा सा उसको एक माशरे तौर पे भी कुछ केसेस में उसको सही नहीं समझा जाता। और लास्टली ये वजह हो सकती है कि खुद पेरेंट्स ने कभी वो इमोशनल स्किल्स डेवलप ही नहीं किए, उनमें वो सलाहियत ही नहीं है, वो डेवलप ही नहीं है वो सलाहियत कि वो बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये बेसिक कुछ रीजंस होते हैं जिसमें जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। अब ये लगता कैसा है? एक तो हमने कह दिया कि ठीक है पेरेंट हैं, वैसे मौजूद हैं लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल हैं और इन वजूहात की वजह से। बट व्हाट डज इट लुक लाइक? उसमें ये होता है कि सबसे पहले ये होगा कि पेरेंट्स जो हैं उनको कोई भी अफेक्शन या लगाव बच्चे से लगाने में जो है मुश्किल होगी। जैसे बच्चे को कहना कि आई लव यू या उसको गले से लगाना या किसी भी तरह से उसको जो है वार्मथ शो करना, उसमें जो है उसको मुश्किल होती है। मुझे याद है मेरा एक साहब से मुलाकात हुई थी तो ये कह रहे थे कि उनको नहीं याद कि उनके पेरेंट्स ने कभी उनको हक किया हो या कभी आई लव यू बोला हो या कभी इस तरह इमोशनली कुछ कनेक्ट किया हो। पूरी ज़िंदगी उसकी एक एहसास महरूमी में गुजरी है।
तो ये इट्स अ टिपिकल केस ऑफ इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स। वैसे सब कुछ किया, उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ फराहम किया, लेकिन इमोशनली वो नहीं था। वो बच्चा जो है वो अलग अलग जगहों पे वो चीज़ें फिर ढूंढ रहा था। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके जो अपने इमोशंस हैं बच्चे के, अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको डिसमिस कर देना कि तुम खामखा में रो रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, गेट ओवर इट, इस तरह की चीज़ें बच्चे को कहना, उसकी इमोशंस को वैलिडेट ही नहीं करना। तो वो भी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें। फिर एक और होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। उसमें ये होता है कि बच्चे से जब ही हम कनेक्ट करेंगे जब वो हमारी शराइत पे पूरा उतरेगा। ये करियर चूज़ करो तो हम इमोशनली अवेलेबल हैं, वरना हम साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, वरना हम बात नहीं करेंगे। एक इस तरह की चीज़ होती है, बस सतही लेवल पे बात करना, लेकिन जो है ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना और कंडीशनल उस चीज़ को रखना। फिर एक और ये है कि बच्चे की किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेना। आपकी अपनी लाइफ चल रही है, आप उसमें इतने बिजी हैं, आजकल फ़ोन्स और सोशल मीडिया ने ये चीज़ और कर दी है। एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठे हर इंसान अपने फ़ोन पे, एक ही घर में रहते हुए हर कोई अपने फ़ोन पे, घर में दूसरे लोगों के साथ क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। और पेरेंट्स भी अक्सर इसमें गिल्टी होते हैं कि जो है उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है कि बच्चे के इंटरेस्ट, उसके फियर्स, उसकी होप्स, उसके ज़िंदगी में जो जो चीज़ें चल रही हैं अच्छा या बुरा, उसके बारे में जो है पता करें, उसके स्कूल जाएं, उसकी टीचर से मिलें, उसके फ्रेंड से मिलें। इन सब चीज़ में ज़ाहिर है वक्त और एफर्ट चाहिए होती है। तो ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स में वो इंटरेस्ट और वो स्टेमिना होता ही नहीं है कि वो कनेक्ट करें। फिर कुछ केसेस में ये भी होता है कि सारे जो इंटरेक्शन होता है वो पेरेंट्स अपने ऊपर ही फोकस रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी परेशानी, हमारे सेक्रीफाइस, हमारी राय, सब कुछ अपने ही बारे में। एक और केस में मैं जानता हूँ कि उसमें फादर की अपनी ही नीड्स नहीं पूरी हो पाती थी कि वो बच्चों को क्या देखेंगे। हर वक्त हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ उसने ये धोखा किया, उसने ये धोखा किया, उसने हमें ये तकलीफ़ दी, उसने हमारे करियर के साथ ये किया, उसने हमारे पैसे के साथ ये किया। तो वो अपने ही एक समझ लें ट्रांस और ट्रॉमा में रहते थे। तो बच्चे के साथ ज़ाहिर है फिर क्या कनेक्ट करेंगे। तो अपने सेल्फ फोकस्ड इसको कहते हैं इंटरेक्शन करना। फिर एक और इसमें जो केस होता है वो इनकन्सिस्टेंट अवेलेबल होता है कि कभी तो बहुत अवेलेबल है, कभी बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़ाहिर है बच्चा जो है बच्चे को एक कंसिस्टेंट प्रेजेंस चाहिए होती है। कभी आप बहुत अच्छे हैं, कभी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, कभी आपने बहुत वक्त दिया, कभी आप बिल्कुल शट आउट कर दिया बच्चे को। तो ये चीज़ भी ज़ाहिर है जो है सही नहीं रहती है। फिर एक ये है कि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज़ करना। बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने कहा अरे ये तो कुछ मसला नहीं है, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हमने तो उससे भी बड़े मसले देखे हैं। तो ज़ाहिर है आपने बच्चे की इमोशनल नीड को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना, आपने उसकी प्रॉब्लम को ही मिनिमाइज़ कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि बच्चे के लिए वो कैसा एक्सपीरियंस है, उसको आप किस तरह से उसको हेल्प करें कि उसको नेविगेट करें। तो ये भी एक चीज़ होती है। फिर पुअर एम्पैथी, ये कि एम्पैथाइज का मतलब ये है कि दूसरे की फीलिंग को अपनी फीलिंग समझ के एहसास करना और फिर उसके हिसाब से उसके साथ एड्रेस करना। तो बच्चे की अगर कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो आप उसके तरीके से उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को आप खुद नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो आप जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसकी जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उसको आप वैलिडेट या रिकग्नाइज करने में, मजाक उड़ाना या उसकी जो भी एक्सपीरियंस है उसको सीरियसली नहीं लेना। तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और ये जो है इट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंटिंग का। और लास्टली ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना और बिल्कुल इमोशनल शटडाउन में चले जाना। ठीक है बच्चे हैं, सब कुछ है, फैमिली है, लेकिन आप बिल्कुल ही समझ लें इमोशनली शट डाउन है, इमोशनली अनअवेलेबल है, साइलेंट ट्रीटमेंट कर लिया, विड्रॉ हो गए, बस अपने कमरे में ही रहें या अपने काम से काम रखें, बच्चे की किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना। एक जगह जो है ये था कि बच्चे आके माँ को बताते थे कि क्या हुआ स्कूल में, माँ का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो दूसरे डायरेक्शन में ही देख रही होती थी। तो वो भी एक ज़ाहिर इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंटिंग का वो था। अब ज़ाहिर है ये चीज़ें जो हैं इसका ज़ाहिर है हर चीज़ का एक असर होता है। आपने एक चीज़ जब कंसिस्टेंट तरीके से उस चीज़ को निगलेक्ट किया है, बच्चे की नीड्स को, इमोशनली आप अनअवेलेबल थे, तो उसकी अब हम बात करेंगे कि क्या नेगेटिव असरात होते हैं। चाइल्डहुड, सबसे पहले बचपन में जो है क्या क्या चीज़ें इसमें मसला होते हैं। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो बच्चे एक जज्बाती तौर पे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें सबसे पहला ये होता है कि बच्चे अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं। वैसे आपको देख रहा होगा ऐसे लोग आपने देखा होगा कि बहुत बस मुसलसल स्माइल कर रहे हैं या बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन आपको नहीं पता उनके अंदर क्या तूफान चल रहा है। तो बेसिकली वो अपने इमोशंस बिल्कुल उन्होंने हाइड कर लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके इमोशंस की वो वैल्यू नहीं होगी। हो सकता है उनके
पेरेंट्स ने उनके इमोशंस का मजाक उड़ाया हो या उसको बिलिटल किया हो या उसको समझ लें सीरियसली ना लिया हो, तो उन्होंने ये बच्चे ने कोपिंग मैकेनिज्म कर लिया कि इमोशंस को बिल्कुल आप हाइड कर लें। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चा जो है बहुत जल्दी फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है। अक्सर होता है कि बच्चे खुद भी छोटे हैं लेकिन छोटे भाई बहनों को इतना ख्याल किया, हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना, वो बच्चों में एक स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत हाई किस्म का होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे ज़ाहिर है जल्दी बड़े होकर वो एक एडल्ट का रोल लेने लगता है। तो ये भी इसमें एक केस होता है, और ज़ाहिर है लेकिन लॉन्ग टर्म उसका बच्चे के लिए नुकसानदेह। हर कोई अपने एक पेस के साथ उसको बड़ा होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस के साथ, कनेक्शंस के साथ। फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं कॉन्स्टेंटली जो है दूसरे की अप्रूवल लेने के चक्कर में होते हैं। उनका जो है अचीवमेंट जब ही कुछ मायने रखेगा जब कोई और उसकी तारीफ करेगा। उनकी अपनी राय किसी काबिल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए एक लो सेल्फ एस्टीम का मामला था ना, क्योंकि पेरेंट्स कनेक्टेड नहीं थे, तो वो दूसरे की अप्रूवल हमेशा लेंगे। अब इसमें जो है नेगेटिव लोग उसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरे की फीलिंग्स की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि सब खुश रहें। अब जाहिर है वो एक और वीडियो भी मैंने उसमें बात की थी कि दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी की खुशी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप ये कह सकते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ फेयर रहें, हम आपकी ज़रूरियात की ख्याल रखें या जो भी चीज़ उस रिलेशनशिप का डायनामिक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। तो इस तरह के जो मतलब बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं वो दूसरे की फिर फीलिंग्स की भी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, और ज़ाहिर है उसका बहुत बड़ा एक स्ट्रेस और ट्रॉमा और बर्डन होता है। फिर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हमेशा लोनली भी बहुत फील करते हैं। भीड़ में भी उदासी और खामोशी और अकेलेपन का एहसास होता है, बिकॉज ज़ाहिर है वो अपने इमोशंस जब किसी से नहीं शेयर करेंगे तो वो उनके अंदर ही एक पूरी कहानी चल रही है और वो लोनली फील कर रहे हैं, भले आसपास एक पूरा रौनक मेला लगा हुआ। फिर ज़ाहिर है इसमें जो है लो सेल्फ इस्टीम भी होती है, अपनी फीलिंग्स को नहीं वैलिडेट करते और यू नॉट इनफ, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे जो है सोचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर पेरेंट्स ने डिसमिस किया, जो पेरेंट्स ने जिसको निगलेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, वो ज़ाहिर है ज़िंदगी में हमेशा वैसा ही फील करेगा, अनलेस ज़ाहिर है कोई अपना एक्टिव उसके रिमीडियल मेजर्स दिए हों। लेकिन इस तरह की चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, लो सेल्फ इस्टीम बच्चे में आ जाती है। और फिर ज़ाहिर है कोई भी इमोशन को आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसमें भी मसला होता है। किस चीज़ से आप मूड ऑफ है लेकिन ये नहीं पता क्यों ऑफ है, सैड फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं लेकिन नहीं पता क्यों डाउन फील कर रहे हैं, खुशी हो रही है लेकिन सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है जब वो कनेक्शन पेरेंट्स के साथ नहीं है, वो फाउंडेशन ही नहीं बनी कि इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उसको एक्सप्रेस करें। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके एहसास हैं आप उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसको एक्सप्रेस करें सही तरीके से, और ज़ाहिर है इस तरह के केसेस में फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो ये वो चीज़ें जो बचपन में नुकसानदेह होती हैं। बड़े होकर इनका और भी जाविये के साथ हम देखेंगे कि क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप, सारे जब इंसान बड़ा होता है, लड़का या लड़की, उसकी रिलेशनशिप्स होती हैं, लाइक शादी और वो सारे सिलसिले होते हैं। तो इसमें लेकिन क्या होता है कि क्योंकि बचपन से आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे पेरेंट्स के साथ, आप ट्रस्ट करना लोगों में कम कर देते हैं। आप जो है किसी और को और ज़ाहिर है शादी और रिलेशनशिप और कमिटमेंट का मेन मकसद ये है कि आप दूसरे इंसान को पूरी तरह ट्रस्ट कर सकें, राइट। लेकिन अगर आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो रिलेशनशिप कभी इतना सॉलिड होगा ही नहीं। तो ज़ाहिर है यानी कि इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंटिंग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि उन बच्चों की फिर रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और ज़ाहिर है उससे फिर वो चीज़ अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे लोग बड़े होके जो हैं ज़ाहिर उनमें इंटीमेसी और वल्नरेबिलिटी भी होती है, इंटीमेसी का फियर होता है। उसमें क्योंकि ज़ाहिर है आप ट्रस्ट नहीं कर रहे तो आप किसी के साथ नज़दीक नहीं आ सकते, इंटीमेट होने में मुश्किल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें बचपन से स्टेम कर रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एक सेइंग है कि अगर किसी की लाइफ में, अक्सर लोग कहते हैं ना वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो इस तरह का उसका बिहेवियर है, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ और जो चीज़ मैंने सुनी भी है, गो टू दैट चाइल्डहुड। हर इंसान के बिहेवियर में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, आप सीधा सीधा उसके बचपन में जाके देखें, अगर आप उसको उस लेवल पे जानते होंगे आपको जवाब मिल जाएगा। फिर जो है
ऐसे लोग जो हैं, जो इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स जिनके होते हैं, वो इमोशनली अवेलेबल पार्टनर्स भी ढूंढते हैं, क्योंकि वो डायनामिक उनको जो है ना फेमिलियर लगती है, उन्हें ये जाना पहचाना लगता है। तो आपके पेरेंट्स भी इमोशनली अनअवेलेबल थे, आपने खुद ही अकेले रह के सारी बचपन काटा, अब बड़े होके भी आप ऐसा ही पार्टनर ढूंढेंगे अनकॉन्शियसली, जो कि इमोशनली अनअवेलेबल होगा, लेकिन ज़ाहिर है वो एक फिर सॉलिड रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी। फिर जो है, अगर कोई इंसान एक फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में होगा, अगर दूसरा इंसान पुल अवे हो रहा है या अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ये जो इंसान होगा वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें एंक्शस हो जाएगा, उसको एंजाइटी होने लगेगी जब भी कोई इंसान थोड़ा दूरी बनाएगा। तो क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसमें, लेकिन फिर वो इंसान एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। उन्हें लगेगा कि एकदम से वो लोगों के साथ लैच ऑन हो जाएंगे, लेकिन अगर ज़रा वो दूर होगा तो बहुत ज़्यादा वो एंक्शस हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है लोग उसमें फिर गलत तरीके से उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। फिर जो है किसी और की हेल्प लेना भी उसमें मुश्किल लगता है, और ऐसे लोग फिर ज़ाहिर है अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसका भी फिर ज़ाहिर है नुकसान होता है। ये तो रिलेशनशिप्स की बात थी। बड़े होके और जो इश्यूज होते हैं वो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड होते हैं। कभी अपने आप को गुड इनफ नहीं समझना, भले अकॉम्प्लिशमेंट्स हों या ना हों, परफेक्शनिज्म की तरफ जाना, क्योंकि ज़ाहिर है बचपन में वो कनेक्शन नहीं था, तो अब जाके थ्रू परफेक्शनिज्म उस चीज़ को सब अनकॉन्शियसली ढूंढना। फिर जो है एक्सटर्नल वैलिडेशन, कोई और तारीफ़ करेगा तभी मैं अच्छा लग रहा हूँ या लग रही होंगी, वरना नहीं हो रहा होगा, वरना वो चीज़ इस लायक ही नहीं होगी। तो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढना, और जो है कोई ज़रूरत को वैलिडेट करने में गिल्टी फील करना, कि मुझे ऐसे कैसे, लाइक मैं कैसे इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपना आप को, या अपनी कोई बाउंड्री इस्टेब्लिश करूँ, उसमें गिल्ट का एहसास होना। ज़ाहिर है इमोशनल हेल्थ पे भी मसले होते हैं, एनजाइटी और डिप्रेशन के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लोनलीनेस की हमने बात की वो भी हो सकती है, इमोशनली कुछ फील नहीं करना, इमोशनली बिल्कुल स्टंटेड होना, वो भी इसमें एक ज़ाहिर है एक फैक्टर होता है। इमोशंस को रेगुलेट करना, बहुत खुश, उससे बहुत डाउन, फिर बहुत डिप्रेस, तो फिर बहुत एक्साइटेड, ये ज़ाहिर है एक इमोशंस जो हैं एक रोलर कोस्टर में चल रहे होते हैं ऊपर और नीचे। और फिर ज़ाहिर है इतने ज़्यादा स्ट्रेस और उसके बाद जो है बर्नआउट का भी रिस्क होता है, इतने सबकी ज़िम्मेदारी लेना, सबकी खुशी की ज़िम्मेदारी लेना, तो जो है उसमें आपको काफ़ी फिर जो है बर्नआउट का भी मसला हो सकता है। तो बेसिकली ये तो हमने वो बात की कि इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स हैं और ज़ाहिर है उसके क्या असरात होते हैं बचपन में और जवानी में, बड़े होके। लेकिन वो पेरेंट्स जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं, वो चीज़ें कैसे करते हैं, अब हम उस बारे में बात करेंगे। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल होते हैं, वो बच्चे की पूरी बात सुनते हैं जज किए बगैर। लेकिन बच्चा जब आपके पास कोई कहानी या कोई बात लेके आएगा, आपको बस बैठ के बगैर जज किए, बगैर जल्दबाजी किए, भले जितना टाइम लग रहा हो, आप पूरे बच्चे की बात सुने, समझें, और फिर बगैर जज किए आप उसको जो है राय दें, या जो भी उसको मसला है उसको सॉल्व कराने की बच्चे के साथ हेल्प करें। तो बच्चे को लगेगा हाँ कोई है, मेरा बाप या मेरी माँ है जो मेरी बात सुन रहा है, एक एडल्ट है मेरी लाइफ में जो कि एक रोल मॉडल है। फिर बच्चे के जो भी इमोशंस हैं उनको आप वैलिडेट करें। एंग्री है तो आप एक्सेप्ट करें, आई नो दिस मेक्स यू एंग्री, मुझे पता है, लेकिन इसका इस तरीके से, मतलब एक बात आप एक्नॉलेज ज़रूर करें। बच्चा सैड फील कर रहा है, एक्नॉलेज करें, एंग्री फील कर रहा है, एक्नॉलेज करें। और जो है भले आप साथ में लिमिट्स करें कि ठीक है तुम एंग्री हो, लेकिन तुम ये चीज़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लिमिट्स भी साथ में ज़ाहिर है आप उसमें बताएं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो है वैलिडेट करना है इमोशंस को। कोई आपसे कोई गलती हो तो अपोलोजाइज़ करें। हमारे एक बहुत बड़ा एक समझ लें मिसकंसेप्शन है कि वो बड़े होके कैसे माफ़ी मांगेंगे। देखिए, माफ़ी का ताल्लुक बड़े या छोटे से नहीं होता, माफ़ी का ताल्लुक होता है गलती करने वाले से, और वो जिसके साथ कोई जुल्म हुआ होता है उसके साथ। जिसने गलती की है वो माफ़ी मांगेगा उसके साथ जिसके साथ कोई जुल्म हुआ है, वो भले बड़ा हो या छोटा हो। तो ये चीज़ एक नॉर्मलाइज करें कि बड़े भी माफ़ी मांग सकते हैं अगर उन्होंने गलती की है, छोटे भी माफ़ी मांगेंगे अगर उन्होंने गलती की है, इसमें कोई एज का मसला नहीं होता। फिर जो है अफेक्शन, अपनी मोहब्बत आप बच्चे को कंसिस्टेंटली वो लोग दिखाते हैं। ये नहीं कि हमारे हिसाब से सब चल रहा है तो हम बहुत मोहब्बत है, वरना बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स जो है कंसिस्टेंटली वो रहते हैं, भले बाउंड्रीज हो, मसले हों, जो भी हो, मोहब्बत कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, अनकंडीशनल रहनी चाहिए, कोई उसमें शराइत नहीं होनी चाहिए। फिर जो है ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो इनक्रेज करते हैं हेल्दी इंडिपेंडेंस।
वाइल रिमेनिंग इमोशनली कनेक्टेड, मतलब इमोशनली वो कनेक्टेड हैं लेकिन एट द सेम टाइम देखें ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं समझी जाती कि आपका बच्चा पूरी तरह आप पे ही डिपेंडेंट हो। आपको होगा ठीक है मेरे पास ही रहेगा हमेशा, मुझसे ही उसको कुछ चाहिए होगा, तो एक वो कंट्रोल का एक तरीका होता है, हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये चीज़ हेल्दी नहीं है। बच्चे को एक हेल्दी तरीके से इंडिपेंडेंट होने दें, भले वो लड़का हो या लड़की हो, वो प्रॉपर तरीके से बड़े हो, उनका करियर हो, उनकी पढ़ाई हो, उनकी रिलेशनशिप्स हो, इमोशनली आप कनेक्टेड रहें, मशवरे दें, गाइड करें, लेकिन डिपेंडेंट अपने ऊपर नहीं करें आप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स की। फिर बच्चे को हमेशा सेफ़ फील कराएं, और जो है बच्चा सेफ फील करे कि जो भी उसकी थॉट्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ एक्सप्रेस कर सके। देखिए आप अगर अपना दरवाज़ा बंद कर देंगे तो बच्चा ज़ाहिर है फिर और जगह जाएगा, दोस्तों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा और रिश्तेदारों के पास जाएगा। ज़रूरी नहीं है हर कोई बहुत पॉजिटिव मशवरा दे जो पेरेंट्स दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी है कि सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप हो। कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे के लिए आप वहाँ पर अवेलेबल हो इमोशनली। और फिर बच्चे को एक्सेप्ट करें फॉर हु दे आर। बच्चा जैसा भी है, पढ़ाई में तेज़ है या नहीं है, दिखने में कैसा है, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या उसके मसले हैं, लाइक्स डिसलाइक्स जो भी है, उसी तरह से आप बच्चे को एक्सेप्ट करें, नॉट फॉर वॉट ही और शी कुड बी। सही है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ जो इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स करते हैं। अब हम आखिरी बात यह है कि उस बारे में बात करेंगे कि अगर किसी के इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स थे, लेट से पिछली जनरेशन में, या उसमें आपके पेरेंट्स नहीं थे अवेलेबल इमोशनली और आपका उनके साथ वो बॉन्ड नहीं था और आपके अंदर वो एहसास महरूमी था, अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप जो हैं रिलेशनशिप बिल्ड करें इमोशनली रिस्पॉन्सिव फ्रेंड्स या पार्टनर्स के साथ। आप जो लाइफ पार्टनर चुनें, आप जो करीबी फ्रेंड्स चुनें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रिलेशनशिप्स इमोशनली रिस्पॉन्सिव हों, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप उन लोगों को बता सकें विदाउट एनी फियर, और वो लोग भी ऐसे हों समझदार जो आपको वो चीज़ समझ सकें, आपको संभाल सकें, एंड वाइस वर्सा। फिर जो है अगर आपको वाकई में लग रहा है कि ये बहुत आपके लिए इश्यूज़ हैं और आपको उससे डील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ थेरेपी और जो प्रोफेशनल हेल्प है वो भी इसमें बहुत काम करती है। फिर जो है आइडेंटिफाई करें और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें आप सैड हैं तो क्यों सैड हैं, सैड होना लगता कैसे है, आप हैप्पी हैं तो क्यों हैं, किस वजह से हैं, और उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सक्यूज़ मी, तो ये चीज़ें आपको जो है बहुत ज़रूरी हैं बताना इसमें। फिर हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे सेट होंगी, पेरेंट्स के साथ भी औरों के साथ भी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस बाउंड्री में किस तरह से सबको रहना है, वो ज़ाहिर है बचपन में नहीं सेट हो पाई लेकिन अब आपको वो सेट करनी है। फिर जो है सेल्फ कंपैशन और आपको प्रैक्टिस करना है इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। बहुत लोग अपने आप को ही डाउन कर रहे होते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे तो हर चीज़ बिगड़ जाती है, मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा, मैं तो करूँगा तो ख़राब ही हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है ना बचपन से एक आपके अंदर एक आई है क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं थे इमोशनली, आपकी नीड्स को जो है ना वैलिडेट नहीं किया गया, लेकिन अब आपको बदलनी है। सेल्फ टॉक जो होती है ना, एक मैंने कोचिंग का कोर्स लिया था, उसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये सिखाई थी, हर इंसान के अंदर सेल्फ टॉक होती है। आप अपने कुछ काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में होगा कि हाँ भाई ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं कर लेते, ये इसका ये नतीजा होगा, मैं इस तरह करता हूँ। सेल्फ टॉक शुड बी काइंड। अपने साथ आप सबसे पहले काइंड हो, फिर आप दूसरे के साथ काइंड होंगे। तो जो है ये भी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। और लास्टली आपको ये देखना है कि इमोशनल नीड होना नॉर्मल है, कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड हैं तो सैड फील कर रहे हैं, ये इमोशनल नीड्स हैं, ये इमोशंस हैं, और ये होना एक अच्छी चीज़ है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। अपने कोई भी आपके कमेंट्स हो तो प्लीज़ इसमें बताइएगा नीचे कमेंट्स के अंदर, और कोई भी आपकी अगर इस बारे में कोई राय हो या कोई भी अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो इस बारे में तो प्लीज़ शेयर करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।